अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज ना करे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज और किस्से कहानियाँ अपलोड होती। आपको भी अगर ऐसी ही हॉरर स्टोरीज और किस्से कहानियाँ सुनने का शौक है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको मज़ीद ऐसी हॉरर, स्केरी और थ्रिलिंग स्टोरीज सुनने को मिलती रहे। आप में से भी किसी के साथ लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि क्रीपी और स्केरी है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। जहाँ सही लगता है वहाँ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी गई स्टोरीज पर वॉइस ओवर करूँगा। आज की स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर की है जो कि पिछले 13-14 सालों से ट्रक को बुकिंग्स वगैरह पर लेकर जाता है, कभी सिटी के अंदर कभी सिटी के बाहर। इस शख्स की उम्र 42 साल है और ये वाक़या इसके साथ तकरीबन 3 साल पहले हुआ था कि इसका सामना किसी ऐसी चीज़ से हुआ कि ये किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर इसकी मौत बिल्कुल इसके सामने थी। तो कैसे इसने सारे मामले को सरवाइव किया और वो क्या क्रीपी क्रिएचर थी जो इसको मिली थी। तो ये सुनने से पहले जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, किसी अंधेरी और खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि स्टोरी को और अच्छे से फील कर सकें। तो बगैर देर की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम ताहिर है। मेरी उम्र तकरीबन 42 साल है और मैं पिछले 13 साल से ट्रक ड्राइव कर रहा हूँ। ट्रक मेरा अपना ही है। इससे पहले यही ट्रक मेरे वालिद चलाया करते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है और वफात पा चुके हैं। मुझे बचपन से ही पढ़ाई का कोई शौक़ नहीं था, इसलिए मैं अपने वालिद के साथ ऐसे रूट्स वगैरह पर जाया करता था। वो भी बुकिंग्स वगैरह लिया करते थे, तो मुझे बचपन से ही इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया था। आज मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बेटे भी हैं। सबसे बड़ा बेटा 22 साल का है, लेकिन उन तमाम को पढ़ने लिखने का शौक़ है, इसलिए मैं उनको कभी भी इस फील्ड की तरफ नहीं लेकर आया ताकि वो पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पर लगें। और मैं अकेला ही इस काम को संभाला करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिछले 13 साल के करियर में कोई भी एक ऐसा दिन गुजरा होगा कि जिसमें मुझे कोई बुकिंग ना मिली हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ना कोई बुकिंग मिल ही जाया करती है। बेशक कभी कभी बिल्कुल छोटी ही बुकिंग मिले, लेकिन मिलती ज़रूर है। ये अल्लाह का करम है मुझ पर। जो वाक़या मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरे साथ तकरीबन 3 साल पहले हुआ था और ये एक ऐसा वाक़या है जो ना चाहते हुए भी अक्सर मेरी आंखों के सामने आ जाया करता है। तो हुआ कुछ यूँ था कि मुझे एक बुकिंग मिली थी जिसमें मैंने सामान को लेकर गुजरांवाला से दूर एक गांव में जाना था। वो गांव वहां से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर था और सामान जहेज का था, मतलब कि फर्नीचर वगैरह और ऐसी चीज़ें। वो जनवरी का महीना था और अच्छी खासी सर्दियां पड़ रही थी और जिन्होंने मुझे ये बुकिंग के लिए कहा था उन्होंने जुम्मे का दिन मुकर्रर किया था। तो हम जुम्मा पढ़ते ही उन दुकानों के बाहर पहुंच गए थे कि जहां से वो सारा सामान उठाना था। वो तकरीबन 3 से 4 दुकानें थीं जिससे हमने सारा फर्नीचर वगैरह लेकर ट्रक पर लोड करना था। और जिन्होंने बुकिंग करवाई थी वो बंदे भी आए हुए थे अपनी गाड़ी पर। वो 3 बंदे थे। हमने तकरीबन 2 बजे ट्रक में सामान को लोड करना शुरू किया। बेशक सामान इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग जगहों से सामान को उठाना था, जिसकी वजह से 5 वहीं पर बच गए थे सामान को लोड करते करते। और मैं आज तक कभी भी रात घर से बाहर नहीं रहा था। चाहे कैसी भी बुकिंग हो, मैं दिन पर ही निकल जाया करता था। इसीलिए मैं उनको कह रहा था कि जल्दी करें क्योंकि मुझे घर भी वापस आना था। 5 बजे तक सामान लोड तो हो चुका था। उसके बाद छोटे मोटे काम करने में, मतलब सामान को बांधने में, उनकी पेमेंट्स वगैरह करने में उन लोगों को 5:30 बज चुके थे। और हम जब गुजरांवाला से निकल रहे थे तो 5:30 बजे का टाइम था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, सफ़र की दुआ पढ़ी और उन 3 बंदों में से 2 अपनी गाड़ी में बैठे
और एक बंदा उनमें से मेरे साथ आकर ट्रक में बैठ गया। मेरी आदत थी कि मैं अपने साथ पिस्टल भी रखा करता था। बेशक वो पिस्टल लाइसेंस पिस्टल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसको अपने पास रखा करता था कि अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह की सिचुएशन आए कि मुझे इस हथियार को इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन फिर भी हथियार के तौर पर उसका मेरे पास होना काफ़ी ज़रूरी था। मैं जब भी किसी बुकिंग पर जाया करता था, और ज़्यादातर वो बुकिंग अगर दूर की हुआ करती थी, तो मैं गूगल मैप्स भी ऑन रखा करता था। अब मैंने गूगल मैप्स को भी ऑन कर लिया था और वो गाड़ी मेरे आगे आगे थी, और अब मैं अपने ट्रक को उनके पीछे पीछे लेकर जा रहा था। 10 से 15 मिनट के अंदर हम मोटरवे के ऊपर मौजूद थे, और अब हमें मोटरवे से होते हुए उनके गांव की तरफ जाना था। और जो उनके गांव का रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा कच्चा रास्ता भी था, जिस पे हमने मोटरवे से उतरकर काफ़ी देर उस कच्चे रास्ते पर भी चलना था। बेशक वो मिट्टी वाला रोड था, मतलब कच्चा रोड था, उसके बावजूद उस पर कोई जंप या खड्डा वगैरह नहीं था और बिल्कुल स्मूथ रोड था। अब जैसे जैसे मैं उनके गांव की तरफ बढ़ रहा था और मोटरवे से उतर के जब हम उस रोड पर गए जो कि कच्चा रोड था, तो मुझे काफ़ी एक अजीब सी बात महसूस हुई कि अक्सर तो ऐसा होता है ना कि रोड के दोनों तरफ या तो जंगल होता है या मैदान होता है, लेकिन इस जगह पर कभी जंगल आ रहा था, कभी खुला मैदान, तो कभी फसलें वगैरह, और कभी बिल्कुल छोटी छोटी सी झोंपड़ियाँ। तो ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। पहली दफ़ा कोई ऐसा मंजर मैं देख रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सर्दियों के दिन थे, और जब तक हम उस रास्ते पे पहुंचे थे तब तक 7:30 बज चुके थे, और धुंध फसलों के साथ बिल्कुल नीचे गिर रही थी और ऊपर बिल्कुल साफ था, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा शदीद हो चुकी थी। और उनकी गाड़ी हमारे ट्रक के बिल्कुल आगे आगे जा रही थी कि अचानक उन्होंने हमें इशारा किया, हाथ बाहर निकालकर, और अपनी गाड़ी रोकी। मैंने भी अपने ट्रक को साइड पर लगाया। उस पूरे रोड पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, मतलब उस गाड़ी और इस ट्रक के अलावा और कोई भी नहीं था। बिल्कुल सुनसान रोड था वो। तो गाड़ी में से एक बंदा उतरकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में कोई चीज़ें भी थीं। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके हाथ में एक चाय का थर्मस था, कप वगैरह थे, साथ में बिस्किट निमको वगैरह थी। उसने हम दोनों को थर्मस पकड़ाया, कप पकड़ाए, और वो खाने पीने की चीज़ें थी। अब हम ट्रक को चलाते जा रहे थे, साथ में चाय भी पी रहे थे और वो निमको वगैरह भी खा रहे थे, और मुझे ये सफ़र काफ़ी मज़े का लग रहा था और मैं इसको एंजॉय कर रहा था। लेकिन मुझे एक और चीज़ की भी टेंशन थी कि मुझे हर हाल में आज घर वापस भी आना ही था, चाहे रात के 2-2:30 ही क्यों ना हो जाए। अब मैंने गूगल मैप्स की तरफ देखा तो बीच में से एक शॉर्टकट निकल रहा था जो कि 25 से 30 किलोमीटर बचा रहा था, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि हमने इस रास्ते से नहीं जाना। तो मैंने उनको कहा कि ये रास्ता 25 से 30 किलोमीटर शॉर्ट है, हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पहले कभी इस रास्ते से नहीं गए और हमें नहीं पता कि रास्ता आगे से कैसा है, कहीं से ख़राब है या नहीं, या सामान को यहाँ पर कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमें इसी रास्ते से चलते जाना चाहिए। खैर, मैंने उनके साथ बुकिंग की हुई थी और इसी रास्ते का डिसाइड हुआ था और इतने किलोमीटर गए, तो मैं उनकी बात मानता हुआ उसी रास्ते से जाने लगा। अब हम तकरीबन 10:30 बजे उनके गांव के अंदर मौजूद थे और उनके घर के सामने मैंने अपने ट्रक को खड़ा कर दिया। वो 3 बंदे भी उतरे और उनके साथ 5 से 6 बंदे और आए, जिन्होंने वो सारा सामान उस ट्रक से नीचे उतारा। और अब हम लोग उनके गांव के बाहर खड़े हुए थे, तो वो तीनों बंदे भी थे और उन्होंने साथ 5-6 बंदों और को बुलाया और जल्दी से ट्रक से अपना सारा सामान अनलोड करवाया। और वो सामान उतारने में काफ़ी एहतियात भी कर रहे थे, क्योंकि वो सारा नया और जहेज़ का सामान था। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो तकरीबन 9:15 का टाइम था और अब 10:30 बज चुके थे, लेकिन अब तक सारा सामान उतर चुका था। उन्होंने मुझे वहाँ रहने को कहा कि इतनी रात को आपका वापस अकेले जाना सही नहीं होगा, ठंड भी बहुत ज़्यादा है और धुंध भी काफ़ी पड़ रही है। मुनासिब तो यही है कि आप आज रात यहाँ रह लें, हमारे पास ड्राइंग रूम है, उधर आपकी जगह बना देंगे, आराम से भी खाना पीना कर लें और उसके बाद सुबह निकल जाइएगा। लेकिन मैं किसी भी सूरत वहाँ नहीं रुक सकता था, क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चों के पास जाना था, क्योंकि सारा रोड साफ़ था और बीच में कोई भी ख़राब रोड नहीं था। तो इसीलिए अगर मैं स्पीड से भी गाड़ी चलाऊं तो मैं अपने घर 2-2:30 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगा। खैर, मैंने उनको कहा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया,
लेकिन मैं नहीं रह सकता। मेरी बीवी बच्चे पीछे से अकेले हैं। तो उन्होंने कहा, चलें जैसे आपकी मर्ज़ी, खाना भी आपके लिए तैयार करवाया हुआ है, आपने वो भी नहीं खाया, तो ऐसा करें कि अपना खाना साथ ही ले लें। हो सके तो रास्ते में ही खा लीजिएगा, नहीं तो आप वो खाना घर ले जाइएगा और घर जाके खा लीजिएगा, जैसे आपको मुनासिब लगे। उन्होंने वो खाना भी साथ पैक करके दिया। अब मैंने अपने ट्रक में पानी पूरा किया, इंजन में टायर्स की हवा चेक की, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर, सफ़र की दुआ पढ़कर दोबारा से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसी रोड से वापस जा रहा था कि जिससे आया था। साथ ही साथ मैं रास्ता गुम ना कर बैठूं, इसलिए मैंने गूगल मैप्स भी ऑन किया हुआ था। अब मैं उस जगह पर पहुंच चुका था कि जहां से मुझे वो गूगल मैप शॉर्टकट दिखा रहा था। मैं पहले ही काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए वो 20-25 मिनट भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते थे, जो कि मैं उस रास्ते से बचा सकता था। इसीलिए मैंने अल्लाह का नाम लिया और उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, मतलब अपने शहर गुजरांवाला की तरफ। लेकिन मैंने उस रास्ते के बारे में एक अजीब बात नोट की। हालांकि मैं जिस रास्ते से आया था वो भी एक कच्चा रास्ता था और उसके भी कभी बीच में फसलें आ रही थी, कभी दरख्त और कभी खुले मैदान। लेकिन ये वाला रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊंचे ऊंचे दरख्त आ रहे थे और दरख्त भी ऐसे अजीबो गरीब किस्म के कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये किस किस्म के दरख्त हैं। उसके बावजूद जिस रास्ते से मैं उस गांव में आया था, धुंध तो वहाँ भी पड़ रही थी, लेकिन वो धुंध बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ थी और नीचे गिर चुकी थी। लेकिन इस रास्ते पर तो धुंध भी काफ़ी शदीद थी, इतनी शदीद कि उस रोड पर जाते ही वो धुंध शुरू हो गई और बहुत ही शदीद किस्म की धुंध थी। हालांकि जैसे ही मैंने उस रोड पर गाड़ी डाली और अब मैं पीछे देख रहा था तो पीछे धुंध काफ़ी कम थी, लेकिन उसके बावजूद मैं उसी रोड पर चलता गया। अब मैं उस रोड के आधे में ही पहुंचा था कि मुझे नज़र आया कि सड़क के साइड पर एक ज़ईफ़ सा आदमी खड़ा हुआ है, जिसने चादर ओढ़ी हुई है और छड़ी के सहारे खड़ा हुआ है और ट्रक के आगे हाथ दे रहा है, जैसे कि वो लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा हो। खैर, मैंने भी अपने ट्रक को रोकना मुनासिब समझा। वैसे भी मेरे पास पिस्टल तो था ही, अगर वो कोई ऐसा वैसा शख्स होगा तो मैं भी उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो ले सकता हूँ। मैंने अपने पिस्टल को अपने हाथ में पकड़ा और आराम से ट्रक साइड पर रोक दिया और पूछने लगा कि बाबा जी कहीं जाना है आपको? कहते हैं तुम मेरे साथ आ जाएं अगर आपको इसी तरफ जाना है। तो उसने हाँ में अपना सर हिलाया और काफ़ी भारी लहजे से बोला, हाँ बेटा, इसी तरफ जाना है मुझे भी। तो मैंने उनको कहा चलें ठीक है, आप भी आकर बैठ जाएं साइड पर। तो मैं खुद ट्रक से नीचे उतरा। अपने पिस्टल को मैंने पीछे ही किया हुआ था ताकि उनको नज़र ना आए और उनको सहारा देकर दूसरी सीट पर बिठाया, साथ वाली सीट पर, और फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पिस्टल को मैंने बिल्कुल अपने साथ ही रखा हुआ था कि अचानक से अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसको उठा लूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे फिर उस बंदे को लिफ्ट देने की ज़रूरत ही क्या थी अगर मैं इतना डर रहा था, क्योंकि मुझे वो वाकई में मजबूर लग रहा था और उसकी मदद करना था भी ज़रूरी, क्योंकि वो काफ़ी ज़ईफ़ था और ऐसे रास्ते में इस तरह की ठंडी और खौफनाक रात में उसको वहाँ छोड़ना इंसानियत नहीं लग रही थी। तो मैंने उसको अपने साथ बिठा लिया। अब वो बाबा काफ़ी अजीब तरीके से पूरे ट्रक में सूंघने लगा कि जैसे पता नहीं उसको किस चीज़ की स्मेल आ रही हो, क्योंकि मैं अपने साथ वो खाना भी रख कर ले जा रहा था जो कि मुझे उन्होंने दिया था। उन्होंने कोई रोस्ट वगैरह बनाया हुआ था और बाबा बस सूंघे जा रहा था। तो मैंने बाबा से पूछा कि आप क्या चीज़ सूंघ रहे हैं? तो कहने लगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो जो खाना उन्होंने दिया था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने उन बाबा से कहा कि मेरे पास खाना पड़ा हुआ है, वो सामने आप शॉपर देख रहे हैं, उसको उठा कर खोलें, बीच में सालन भी होगा और रोटियां वगैरह और सलाद वगैरह भी होगी, जितना आपने खाना है खा लें, बाकी मैं खा लूँगा। तो बाबे के मुंह पर जैसे कि हंसी आ गई हो। उसने जल्दी से शॉपर को खोला और पागलों की तरह बीच में से खाने लगा। ये देखकर मुझे भी काफ़ी हैरानी और काफ़ी दुख भी हुआ। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खाया और उसने देखते ही देखते वो सारा खाना खा डाला, जो कि तकरीबन 3 से 4 लोगों का तो था ही। उन्होंने इतना ज़्यादा दिया था।
लेकिन उसने 5 से 6 मिनट में वो सारी रोटियां, सालन और सब कुछ खा लिया। यहाँ तक कि जो हड्डियाँ थीं गोश्त की वो भी उसने खा ली थी और एक हड्डी तक ना छोड़ी थी। लेकिन जो सलाद थी और स्वीट डिश थी बीच में, वो वैसे की वैसे बीच में ही रख दी। तो मैंने उनको कहा कि बाबा जी ये मीठा भी खा लें। तो उन्होंने दोबारा से उसी भारी लहजे में कहा, नहीं, बस जो पसंद था वो खा लिया। तो मैंने कहा चलें ठीक, आपकी मर्जी। उस चापर को उन्होंने दोबारा बांध कर उसी जगह पर रख दिया। उस रास्ते पर चलते ही जा रहे थे। अभी हम उसी रास्ते पर चलते जा रहे थे कि मेरे बिल्कुल सामने एक मज़ार आ चुका था और आगे रास्ता ही नहीं निकल रहा था। मतलब दोनों तरफ फसलें थीं और फसलों में काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था और धुंध, और बिल्कुल सामने एक मज़ार। लेकिन गूगल मैप्स तो अभी भी यही दिखा रहा था कि रास्ता यहाँ से सीधा ही है जो कि मोटरवे पे कनेक्ट होता है। लेकिन उधर तो बिल्कुल सामने एक मज़ार बना हुआ था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और मैं कहने लगा कि मुझे उसी रास्ते से चले जाना चाहिए था। ये क्या मजाक है, सड़क के बीचों बीच एक मज़ार बना हुआ है और गूगल मैप्स पे भी शो नहीं हो रहा था। मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। अब मुझे दोबारा से इस रोड से वापस जाना पड़ेगा और फिर उधर से मोटरवे पर जाना पड़ेगा। हद है यार, ये कैसी मुसीबत है। इतनी देर में जब मैंने साथ वाली सीट पर देखा तो वो बाबा वहाँ मौजूद नहीं था। ये देखकर एक दफ़ा को तो मुझे झटका लगा और मैं काम सा गया और फिर मैंने उस सीट पर हाथ मारा तो वहाँ पर वाकई में कोई नहीं था। तो फिर मैं अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करके सोचने लगा, लेकिन मेरा दिमाग कुछ सोचने के काबिल था ही नहीं, क्योंकि अभी 10 से 15 मिनट पहले मेरे साथ एक बंदा बैठा था जो कि काफ़ी ज़ईफ़ था। चादर उसने की हुई थी और उसके पास एक छड़ी भी थी। और हाँ, उसने मेरे पास जो खाना था उसमें से खाना भी तो खा लिया था, वो खाना भी खाया हुआ था। लेकिन अब वहाँ पर कोई बंदा भी मौजूद नहीं था और सामने एक काफ़ी अजीब व गरीब किस्म का मज़ार था जिसमें बिल्कुल येलो कलर की लाइट्स जल रही थी और काफ़ी मध्यम लाइट्स चल रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो चुका था और मैं समझ चुका था कि हो सकता है उन लोगों ने यहाँ से इसीलिए जाने से मना किया हो कि यहाँ पर कोई ऐसी वैसी चीज़ हो और साया हो। इतनी देर में जब मैंने साथ वाले खेतों की तरफ देखा तो दूर से नज़र आ रहा था कि जैसे कोई इंसान अपने हाथों और पाँव के सहारे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो काफ़ी धुंधला नज़र आ रहा था। मज़ार की लाइट में ही वो चीज़ नज़र आ रही थी। मेरा तो मानो दिल ही बंद होने लगा था। मैंने अपने ट्रक को फ़ौरन से लॉक कर लिया और शीशों को ऊपर कर लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि वो रोड था भी काफ़ी तंग और ट्रक मोड़ने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ से ट्रक को मोड़ रहा था। अब मेरा ट्रक जब उस फसलों की तरफ पॉइंट हुआ, मतलब उसकी लाइट्स जब फसलों की तरफ पड़ने लगी, तो वो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। जैसे किसी ने मुर्दों को कफन में लपेटा हुआ होता है और उनके चेहरों का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ होता है, मतलब कि उनके अंदर से खून का एक एक कतरा निचोड़ दिया गया हो और बिल्कुल ढांचे के ढांचे हों और मांस और गोश्त सिर्फ उनको कवर कर रहा हो। उसके अलावा उनके ऊपर सफ़ेद चादरें लपेटी हुई और वो बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बेशक अभी वो काफ़ी फासले पे हैं, लेकिन वो आपकी ही तरफ बढ़ रहे हैं और फसलों में से आपकी तरफ आ रहे हैं। मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न और ठंडा हो गया। मेरे से ट्रक का स्टीयरिंग मोड़ा ही नहीं जा रहा था। उसके बावजूद मैंने हिम्मत करते हुए ट्रक को सीधा करना शुरू किया। तो मैं देखता क्या हूँ कि उस मज़ार में से वही बाबा जो कि मेरे साथ बैठे हुए थे, वो अब अपनी चादर उतार चुके थे और बगैर किसी छड़ी के सहारे के चल रहे थे। और वो मेरे ट्रक के पास आए और कहने लगे कि डरो मत, ये मेरे ही लोग हैं और ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। उनको नहीं पता कि तुम मेरे साथ हो, वो भी ही पीछे हट जाएंगे। तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ देखा तो वो लोग वहाँ से हट चुके थे और अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन उस बाबे से मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा खौफ आ रहा था कि ये आखिर है कौन। तो वो कहने लगा कि मैं एक जिन हूँ और इसी मज़ार का जिन हूँ। तुमने मेरी मदद की बग़ैर ये सोचे हुए कि मैं तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता हूँ इतनी आधी रात में,
और तुमने मुझे अपनी गाड़ी में जगह दी। उसके अलावा तुमने मुझे खाने को खाना दिया। इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये मज़ार जो तुम देख रहे हो, इसी के आगे से तुम जा सकते हो, तुम्हें वापस मुड़ने की ज़रूरत नहीं। और उसके अलावा ये तावीज़ पकड़ो। अब तावीज़ पकड़ने के लिए मुझे शीशा खोलना था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा खौफ आ रहा है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जब तक तुम मुझे जानते नहीं थे कि मैं जिन हूँ, तब तक तुम्हें मुझसे कोई खौफ नहीं आ रहा था। तो अभी तक भी मैं उसी इंसान की शक्ल में मौजूद हूँ। तो तुम मुझसे डरो मत और ये तावीज़ पकड़ो। मैंने कांपते हुए हाथों से शीशे को नीचे किया और उनका दिया हुआ तावीज़ हाथ में लेते ही दोबारा से शीशे को ऊपर कर दिया। तो वो बाहर से मुझे दोबारा कहने लगे कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो ये तावीज़ तुम्हारे पास है, बस इसको मुट्ठी में पकड़कर मुझे याद करना और मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन ये याद रखना कि तुम मुझे जिस काम के लिए भी याद करो वो किसी बुरे मकसद के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो, लेकिन उसमें किसी की बुराई या किसी का नुकसान ना हो, तब ही मैं हाजिर होऊंगा, वरना नहीं। ये कहकर वो अपने मज़ार की तरफ जाने लगा और जाते जाते वो अपनी इंसानी शक्ल से हटकर अपनी दूसरी शक्ल में आ चुका था, जो कि उसकी गैबी शक्ल थी। वो देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हुआ और मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हुई कि मानो मेरे सीने की पसलियाँ तोड़कर दिल डैशबोर्ड पर जा गिरेगा। वो चीज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक थी। और मज़ार में जाने के बाद वो मज़ार भी गायब हो गया और वो जिन भी, और अब मेरे सामने सीधा साफ रास्ता था। मैंने कांपते हुए जिस्म के साथ और ठंडे जिस्म के साथ हिम्मत की और ट्रक को दोबारा से उस रास्ते पर चलाना शुरू किया। मोटरवे पर पहुंचते ही मैंने अपने घर की तरफ ट्रक को मोड़ा और भगाने लगा और रात के 3:30 बजे मैं अपने घर पहुंच गया। ट्रक को मैंने प्लॉट में ही खड़ा किया, जो कि हमारे घर के साथ था, जहां पर मैं ट्रक को खड़ा किया करता था। ट्रक को वहां खड़ा करके मैं अपने घर के अंदर गया, अपने बीवी बच्चों को सलाम दिया और उसके बाद अपने कमरे में जाकर मुंह सर पर कंबल डालकर सो गया। मेरे घर वाले मुझसे पूछने लगे कि अब्बू खैर है, आपकी तबीयत ठीक है? तो मैंने कहा हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। उन्होंने पूछा खाना वगैरह खा लिया? तो मैंने कहा हाँ, बस मुझे सोने दो, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। सुबह जब मैं उठा तो मुझे 105 पर बुखार था। मुझे डॉक्टर के पास मेरा बेटा लेकर गया, मुझे चेक वगैरह करवाया और मुझे मेडिसिन वगैरह दी गई। मेरी 5 से 6 दिन तबीयत ख़राब रही। बुखार तो बाद में हल्का हो गया था, लेकिन जब भी मैं उस चीज़ के बारे में सोचता था जो कि मेरे साथ उस रास्ते पे हुई थी, तो मुझे दोबारा से बुखार होने लगता था। और वो तावीज़ जो किसने मुझे हाथ में दिया था वो अभी भी मेरी जेब में मौजूद था और आज के दिन तक वो तावीज़ मेरे पास ही है, जो कि मुझे इस चीज़ की यकीन दहानी कराता है कि 3 साल पहले मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। लेकिन वो कहती है कि ये मेरा कोई वहम होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा वहम नहीं, और वो जो तावीज़ मेरे पास है वो उसी जिन का दिया हुआ है। मैंने अपनी बीवी को उस तावीज़ के बारे में भी बताया, तो उन्होंने कहा कि ये होगा तुम्हारे पास कोई तावीज़ पहले से, कभी तुमने लिया होगा किसी वजह से, लेकिन जो तुम बात बता रहे हो मेरा उस पर यकीन करना मुश्किल है। हो सकता है तबीयत ख़राब की वजह से तुम्हें ऐसा सब कुछ लगने लगा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस दिन मैंने एक जिन को अपने ट्रक में बिठाया था और ये तावीज़ भी उसी का दिया हुआ है। लेकिन मैं उसको बुलाने के बारे में सोचता भी नहीं, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि उसकी शक्ल दोबारा से मेरे जहन में आ जाया करती है, जो कि मैंने उसकी देखी थी जब वो मज़ार की तरफ जा रहा था। और कई लोगों से मैंने उस रास्ते के बारे में पूछा है, तो वो भी यही कहते हैं कि वो काफ़ी आसेब ज़दा जगह है और वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पुराने जिन का राज है और उसका मज़ार भी कई लोगों ने वहाँ पर देखा है, जो कि नज़र भी आया करता है और गायब भी हो जाया करता है। तो ये थी मेरी स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? ये मेरे साथ हुआ एक बिल्कुल सच्चा रियल वाक़या है और मैं पहली दफ़ा हारिस भाई के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।